जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का तीसरी क्लास शुरू करने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, इतिहास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सी थी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो पहले ये जानिए कि फ्रांसीसी भारत में आए क्यों थे, है ना। तो फ्रांसीसी भारत में आए थे, केवल व्यापार करने आए थे। किस लिए आए थे दोस्त? व्यापार करने। और ये व्यापार करने की प्रक्रिया जो सबसे पहले भारत में शुरू किया है, वो किसने शुरू किया है? पुर्तगालियों ने। भाई सबसे पहले कौन सी विदेशी भारत में आए थे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। इसके बाद भारत में जो दूसरे लोग व्यापार करने से उद्देश्य से आए, उनका क्या नाम है? डच। और तीसरे लोग जो व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए हैं, उनका क्या नाम है? अंग्रेज। और सबसे लास्ट में भारत में जो आया है वो फ्रांसीसी थे। समझ गए? वो कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो अब बात आती है कि फ्रांसीसी भारत में आएंगे तो उसके पहले फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करेंगे? गठन, है ना। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गठन कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1664 ईस्वी में, ठीक है। और जिस समय इसका गठन हुआ उस समय फ्रांस का शासक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? लुई 14वां। आंसर क्या हो जाएगा? लुई 14वां। और यह इतना पावरफुल था कि यह कहता था कि मेरे मुख से निकला हुआ शब्द ही क्या है? कानून है। तो जो इतना महत्वाकांक्षी शासक है, वो दूर दराज के देशों में अपना उपनिवेश स्थापित करने की कोशिश करेगा, नहीं करेगा? करेगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भारत की तरफ रुख किया। और ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार आया, उसके पहले भी कौन आ गए थे? पुर्तगाली। और कौन आए थे? डच। और कौन आए थे? अंग्रेज। अच्छा, शासक तो लुई 14वां था, लेकिन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया है वो कोलबर्ट ने किया है, जो कि लुई 14वां का क्या था? पीएम, प्रधानमंत्री था। अब बात आ गई कि इसकी स्थापना कब हो गया है, इसका गठन कब हुआ? 1664 में। और कहाँ हुआ है? फ्रांस में। अब भारत में कब आई है? तो ये कंपनी जो आई है भारत में, वो 4 साल बाद आई है, 1668 में, ठीक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1664। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1668, ठीक। अब अगर पूछ ले कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी कहाँ बनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। कहाँ बनी है? सूरत में। और यह कोठी बनी है 1668 ईस्वी में। और इसको जो बनाने वाला आदमी है उसका नाम है फ्रैंको कैरो। उसका क्या नाम है दोस्त? फ्रैंको। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? किसने स्थापित किया था? फ्रैंको कैरो, ठीक है। भूलेगा नहीं ना? ओके। अगर हम दूसरी कोठी की बात करें कि दूसरी कोठी कहाँ बनी है, तो फ्रांसीसियों की दूसरी कोठी बनी है मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में उसके 1 साल बाद 1669 ईस्वी में। और बनाने वाला व्यक्ति कौन है? मरकारा। समझ में आया? इसकी जो तीसरी कोठी बनी है वो सेंट थोमे में बनी है। वो सेंट थोमे में बनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि सेंट थोमे कहाँ स्थित है कि नहीं? तो आपने सेंट थोमे का नाम भले ना सुना हो, लेकिन आपने कर्नाटक का नाम तो सुना है। ओके। तो फ्रांसीसियों की तीसरी कोठी कर्नाटक के सेंट थोमे नामक स्थान पर बनी। और बनाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है डी ला हे। उस व्यक्ति का क्या नाम है? डी ला हे। ओके। इसकी जो चौथी कोठी बनी है वो पुदुचेरी में बनी है।
वो कहाँ बनी है दोस्त? पुदुचेरी में बनी है। और यह कोठी उसकी बनी है 1673 ईस्वी में। कब बनी है? 1673। और सेंट थोमे वाला जो बना है वो 1672 में बना है। और ये पुदुचेरी कोठी को जिसने बनवाया है उसका नाम है फ्रैंको मार्टिन। उसका क्या नाम है दोस्त? फ्रैंको मार्टिन। अब आप समझ जाएंगे बड़े आसानी से। और यही जो पुदुचेरी उसकी कोठी थी जिसको पांडिचेरी हम कहते हैं, यही उसका क्या था? राजधानी। यही उसका क्या था? राजधानी। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है? फ्रांसीसियों की राजधानी क्या थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। और यही उनकी क्या थी? चौथी कोठी थी। यही उनकी क्या थी? चौथी कोठी थी। समझ में आया? तो ऑप्शन में टिक करिए। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पुदुचेरी। ठीक है, आप लोगों को वो मिला है? सीट नहीं मिली? यार टिक कर लीजिए, अभी मिल जाएगा। अरे तो अगर नहीं मिला तो आप लोग नोट करते जाइए करें। सिटी दिलवा दीजिए सर। देख कह देंगे सर पढ़े हैं, नोट करें, नहीं तो दिक्कत। अच्छा ठीक है, दिलवा देंगे, बोल देंगे। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? पुदुचेरी। लिखें, अब आगे बढ़ा दें। दूसरा देखिएगा, 7वीं शताब्दी में प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान कौन हुआ? कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में जो है एक राज है थानेश्वर और एक राज है कन्नौज, दोनों की गद्दी पर कौन बैठा हुआ था? तो यहाँ पर एक मैप अगर हम बना दें तो क्लियर हो जाएगा फंडा। अब आप देखिएगा, थानेश्वर पड़ता है हरियाणा में। थानेश्वर कहाँ पड़ता है दोस्त? हरियाणा में। और कन्नौज पड़ता है अपने यूपी में। कन्नौज कहाँ पड़ता है? अपने यूपी में। अब पूछ रहा है कौन शासक है जो थानेश्वर में भी बैठा था और कन्नौज में भी। इतना क्लियर हुआ? ओके। एक शासक का नाम है हर्षवर्धन। क्या नाम है दोस्त उसका? हर्षवर्धन। और यह गद्दी पर बैठा है 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में। और यह शासक बना था पहले थानेश्वर का। और कन्नौज में जो शासन कर रहा था उस व्यक्ति का नाम है ग्रह वर्मा। और इस ग्रह वर्मा के साथ हर्षवर्धन की बहन की शादी हुआ था और इसके बहन का नाम था राजश्री। तो देख रहे हैं 606 ईस्वी में हर्षवर्धन कहाँ बैठ रहा है? थानेश्वर के गद्दी पर। ठीक है। और कन्नौज में किसका शासन? ग्रह वर्मा। समझ गए? तो कन्नौज का शासक कोई और थानेश्वर का शासक हर्षवर्धन। लेकिन होता क्या है, मध्य प्रदेश में एक स्टेट पड़ता है, उसका नाम है मालवा। और मालवा का एक शासक था, उसका नाम है देवभूति। और एक शासक है बंगाल का, एक शासक है बंगाल का, और इस बंगाल के शासक का नाम है शशांक। बंगाल के शासक का नाम है क्या दोस्त? शशांक। अब देवभूति और बंगाल के शासक शशांक ने मिल करके मालवा के शासक ग्रह वर्मा की क्या कर दी? हत्या। समझ रहे हैं? तो विधवा किसकी बहन हो गई? हर्षवर्धन की। और जब इसकी बहन विधवा हो गई तो इसकी बहन भाग गई विंध्याचल के जंगल में। और यह अपने बहन को बचाने के लिए एक बड़ी सेना लेकर निकलता है। कौन? हर्षवर्धन। और जब जंगल में पहुंचता है तो उसी समय इसकी बहन लकड़ी इकट्ठा करके उसमें आग लगा चुकी थी और सती होने जा रही थी। और जैसे ही उसने पैर बढ़ाया आगे, वैसे ही हर्षवर्धन ने उसको पकड़ लिया कि मेरी बहना तुमको सती नहीं होना। एकदम फिल्मी स्टाइल में, है ना? जैसे हीरो का पता नहीं रहता है, लेकिन जैसे ही हीरोइन का कुछ भी होने वाला रहता है, हीरो वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से हर्षवर्धन प्रकट होता है और अपनी बहन को लेकर थानेश्वर आता है और कहता है, बहना अगर तुम कन्नौज की गद्दी पर बैठना चाहो तो बैठ सकती हो, अदरवाइज हम है ना, हम संभाल लेंगे।
तो उसकी बहन का हस्बैंड अभी अभी उसकी मृत्यु हो गई, तो बहुत टेंशन में थी। तो उसने कहा कि भैया तुम ही बैठ जाओ, हमें शासन करने का कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। तो उसकी पहले से इच्छा थी कि हम बैठ जाएं, इसीलिए तो बचाने गया था, है ना। तो एक साथ थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी का उपभोग करने वाला शासक कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन बहुत विद्वान आदमी था। हर्षवर्धन ने एक किताब लिखा है रत्नावली, है ना, एक किताब लिखा है प्रिय दर्शिका, और एक किताब लिखा है नागानंद। समझ रहे? तो अगर पूछ ले कि बताइए रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद किस शासक की रचना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। अगर पूछ ले कि उत्तर भारत का अंतिम महान शासक कौन था, अगर पूछ ले उत्तर भारत का अंतिम महान शासक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। क्योंकि इसी के बाद भारत में पहले अरब आते हैं, फिर तुर्क आते हैं, फिर मुगल आते हैं, है ना। तो एक प्रकार से हमारा जो देश है ये मुस्लिम शासकों का क्या हो जाता है? नियंत्रण हो जाता है, और हिंदुओं पर वो काफ़ी अत्याचार करते हैं। लेकिन हर्षवर्धन तक ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए हर्षवर्धन को कहा जाता है कि भारत का अंतिम महान हिंदू शासक। समझ में? इसकी एक उपाधि भी है, इसकी उपाधि है सकलोत्तरापथनाथ। इसकी उपाधि क्या है? सकलोत्तरापथनाथ। मतलब जो ये उत्तरापथ है, इस सारे उत्तरापथ का ये क्या है? स्वामी है, उत्तर पथ का स्वामी, है ना। तो सकल उत्तरापथनाथ किसकी उपाधि है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की किताब कितनी है? 3। पहली किताब रत्नावली, दूसरी किताब, तीसरी किताब उत्तर भारत का अंतिम महान शासक। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के, पेन बहुत खराब है यार। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अवधी। और यही क्या है? सही। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुआ है? अवधी। अच्छा, रामचरितमानस और रामायण में अंतर है क्या? क्या चीज़ है? अलग अलग है। रामायण की रचना किसने किया है? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस की रचना किसने किया है? तुलसीदास। रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? संस्कृत। किस भाषा में हुआ है? संस्कृत। और इसका रचना किस भाषा में हुआ है? अवधी। और अगर ये पूछ ले कि करोड़ों लोगों का बाइबिल, अगर पूछ ले करोड़ों लोगों का बाइबिल अथवा करोड़ों हिंदुओं का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रामचरितमानस, है ना। आपने तुलसीदास जी के बारे में कुछ पढ़ा है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप तुलसीदास जी को अच्छे से पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी का शादी हो गया था, और शादी होने तक ये कोई काम नहीं किए थे, बस खाली एक काम किए थे, अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत। समझ है? एक दिन किसी काम को लेकर ये बाहर घूमने गए, और जब वापस लौट कर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी बीवी है ही नहीं। रात में 12 बजे वो वापस आए घर पे, बीवी नहीं थी। टेंशन में आ गए, लगे कूदने इधर उधर। इनके पिताजी ने कहा क्या बात है? कहा बात क्या है? हमारी बीवी पता नहीं कहाँ भाग गई, तो कहाँ सोए पड़े थे, है ना। कहा कहीं नहीं भागी है, मायके गई है, कल आ जाएगी। कल आ जाएगी तो रात भर कैसे रहे? कल किसने देखा? वो उसी रात को निकल लिए और गए नदी के किनारे। नाव नहीं मिला तो एक मुर्दा बह रहा था, उस पर बैठ गए, और मुर्दों ने कहा कि हम तुमको डुबोएंगे नहीं सर, चलिए आज मिलन करवाएंगे, है ना। वो मुर्दा तुलसीदास जी को उस पार उतार, वो उधर से कोबरा सांप लटक रहा था। उस समय हो सकता है उनका घर 2 तल्ला का रहा हो, है ना। तो ये कोबरा सांप को पकड़े, और कोबरा सांप ने इनको डसा नहीं, बोला कि आज तो रात मिलन की रात है ना, आज हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, कर आओगे डस लेंगे। और कोबरा सांप इनको छत पर पहुंचा दिया।
ये कुंडी खटकाए तुलसीदास जी, बीबी निकली तो उन्होंने कहा मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाया मज़ा आ गया। उसने कहा जितना मज़ा तुम यहाँ राति में ले रहे हो, है ना, उतना ही मज़ा अगर भगवान में लेते तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाती, 7-8 पीढ़ियाँ सुधर जाती। क्या रखा है इस इस हांड और मांस के शरीर में, क्या रखा है? क्यों परेशान हुए इसके लिए, क्यों बौखलाए हो? उसने कहा यार इतनी रात में इतनी तपस्या करके आए हैं, कुछ तो अच्छी बात बोलो। कहा तुम हो ही नहीं उस लायक, तुम शरीर के पीछे पागल हो गए हो। तो तुलसीदास जी ने वहाँ कसम खाया कि तुम्हारे सर की कसम, जितनी बेपनाह मोहब्बत के साथ हम यहाँ आए हैं उतने ही बुरी तरीके से तुमने मेरी बेइज्जती किया है। आज के बाद हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। और वापस लौट कर आए, कासिम बैठकर उन्होंने रामचरित मानस लिख डाला और इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए क्या हो गए, अमर। तो अगर तुलसीदास सुधर सकते हैं तो अगर आप लोगों के अंदर ऐसी कुछ दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही, दबाइए, है ना, और अपने आप को महान बनाइए। समझ रहे? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, अवधि भाषा। अभी आपको हम कालिदास बताएंगे और महान आदमी थे। सही है? भगवान सब ने काम किया। महावीर स्वामी की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आगम सूत्र। समझ? और अगर ये पूछ ले जैन धर्म के शिक्षाओं को क्या कहा जाता है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, आगम सूत्र, है ना। महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, है ना। अब यहाँ पर एक लिखा है श्रुति सूत्र, ये वेदों से संबंधित है। किससे संबंधित है? वेदों। क्योंकि वेदों के समय जो है वेद एक दूसरे को लोग सुनकर याद करते थे, है ना, इसीलिए वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। क्योंकि वेदों के ज्ञान को एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी पहुंचाने के लिए लोग सुन करके उसको याद कर रहे। वेदों की रचना बाद में हुई है, समझ रहे? उस पीरियड में वेदों की रचना नहीं हुई है, इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य। अवेस्ता सूत्र जो है वो ईरान की रचना है। ईरान की एक किताब है जिसका नाम है जिंद अवेस्ता। क्या नाम है दोस्त? जिंद अवेस्ता। तो एक प्रकार से ये ईरानी सभ्यता से संबंधित है। पीबी सूत्र कोई सूत्र है ही नहीं, है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भगवान महावीर के शिक्षाओं का संकलन कहाँ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगम सूत्र। भगवान महावीर का भी विवाह हुआ था, भगवान महावीर के भी पत्नी थी, उनकी बच्ची थी, है ना, प्रियदर्शना जिसका नाम था। लेकिन अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि संसार में कुछ है नहीं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सब क्षणिक हैं, ये जितनी भी चीज़ें सब क्या है, क्षणिक है, नश्वर है, ये संसार ही नश्वर है और एक दिन ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में जो है घर छोड़ दिया और उन्होंने वस्त्र त्याग दिया। क्या त्याग दिया? वस्त्र। बोला ये चारों दिशाएं ही मेरे क्या है, वस्त्र हैं, मुझे किसी वस्त्र की जरूरत नहीं। लोगों ने बहुत उपहास उड़ाया उनका। एक बार वो जनसभा में भाषण दे रहे थे, एक सभ्य आदमी उठा, उसने कहा महाराज तुम बोलते तो बहुत अच्छा हो, लेकिन कहे नंगे होकर बोलते हो। समझ में नहीं? कम से कम 2 मीटर की लंगोटी पहन लिया करो, अच्छा लगता है। हमारे घर की बहन बेटियां तुमको सुनने के लिए आती हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि हम तुम्हारी बहन बेटियों को बुलाते हैं क्या कि तुम आओ हमको सुनो, वो खुद आती है। और रही बात 2 मीटर का जो है लंगोट तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप अपने आँख पर एक बित्ता का रुमाल डालिए और मेरी बातों को सुनिए, अगर मेरी बातें अमृत लगती है ना। तो जो इतना बड़ा संत है उसको कामुकता से कोई लेना देना है क्या? नहीं। और एक्चुअली भी उसकी शादी हो गई, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, ये सब फालतू की चीज़ें पर ध्यान देंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और जब इंग्लैंड गए तो जो गीता भारतीयों का जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है, क्या? गीता। और अभी भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको एक किताब देंगे, उस पर हाथ रख के आपको क्या खाना पड़ता है? कसम। वही गीता, इतनी पवित्र। उस गीता को
अंग्रेज़ों ने सबसे नीचे रख दिया, गीता के ऊपर कुरान रख दिया, कुरान के ऊपर बाइबल रख दिया और इनको चिढ़ाने लगे। बोले देखा तुम्हारे गीता की औकात बहुत नीचे है। विवेकानंद ने कहा किसने बोला कि गीता की औकात बहुत नीचे है? हमारे गीता ग्रंथ में ही इतना पावर है कि तुम्हारे जैसे लोगों को अपने ऊपर स्थिर रखिए। अगर कहीं गलती से आप बाइबिल को नीचे रख देते तो वो तो नष्ट हो जाता, समझ रहे? और इतनी चालाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा वहाँ के सामने कि लड़के तो लड़के, लड़कियाँ स्टेज पर चढ़ गई और बोला ऐसा है कि तुम बहुत हैंडसम आदमी, प्रवचन बाद में, पहले तुम शादी करो। तो समझ रहे नहीं? और जितना तुम कमाते हो बोल बाल के, उससे 4 गुना ज़्यादा हम आपको पैसा देंगे। लेकिन विवेकानंद का वहाँ शादी करने गए थे क्या? वो भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को फैलाने गए थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। और क्या आप खुदा हैं? क्या आप हमारे जीवन को स्वर्ग बना सकती हैं? क्या आप हमको आवागमन के चक्र से मुक्ति दिला सकती हैं? तो जो बड़े संत होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है जो नकारात्मक हो। अब आसाराम बापा की बात अलग है, वो अपने इंद्रियों पर नहीं कर रहा। राम रहीम की बात अलग है। वो कानिया बाबा क्या ना, रामदेव की बात अलग है। समझ नहीं? आंख मारता रहता शिल्पा शेट्टी को, तो समझ रहे नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चला लो जो भी चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह, बरीद प्रथम, दिलावर खां हुसैन या फिर महमूद लोधी? तो आंसर क्या हो जाएगा? महमूद लोधी। और महमूद लोधी जो था वो शासक था बिहार का। कहाँ का शासक था? वैसे भारत में बाबर ने मुख्य रूप से कितने युद्ध लड़े हैं? 4। कितने युद्ध लड़े हैं? 4। अगर हम पूछें कि बाबर ने भारत में पहला युद्ध कौन सा लड़ा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का युद्ध। और यह युद्ध कब लड़ा गया? 1526। और किसके खिलाफ बाबर लड़ा है? इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में कौन जीता था? बाबर। कौन जीता था? बाबर। और हार कौन गया था? इब्राहिम लोदी। तो अगर पूछ ले कि बाबर ने किसको हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम लोदी। ओके। दूसरा युद्ध जो बाबर ने मुख्य रूप से किया है, उस युद्ध का क्या नाम है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा। और कब लड़ा गया है? 1527। और जो जिसके खिलाफ लड़ा है उसका क्या नाम है? राणा सांगा। और इसका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह के शरीर पर जो है कहते हैं कि बहुत घाव थे, दर्जनों घाव थे। और राणा संग्राम सिंह युद्ध करते करते अपने शरीर का बहुत सारे अंगों को नष्ट करवा दिया। जैसे राणा सांगा का एक पैर नहीं था, राणा सांगा का एक हाथ नहीं था, राणा सांगा का एक आँख नहीं था। समझ रहे? और जब ऐसा आदमी युद्ध के मैदान में जाएगा जिसकी लंबाई 7.5 फुट हो, एक आँख का काना, एक हाथ का लूला, एक पैर का लंगड़ा, तो बाबर की सेना लगी भागने। कहा अरे बाप रे बाप, ये कोनो आदमी तो शैतान होता है, हम इससे लड़ेंगे नहीं। बाबर घबरा गया। उसने कहा क्यों भाग रहे हो? कहा भाग कर रहे, तुम कहे थे आदमी से लड़, नहीं आदमी ये तो शैतान है, हम इससे युद्ध नहीं करेंगे। तो बाबर ने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये युद्ध अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये युद्ध अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम यह युद्ध पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए लड़ रहे हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कल रात में मेरे सपने में आकर मुझसे बोला है कि मेरे दोस्त बाबर तुम्हारी क्या होगी? विजय। तो जिस अल्लाह के लिए बोला उसने हमारा पीर थपथपाया, जाओ तुम्हारी विजय। और उन्होंने मुझसे कहा है कि जो व्यक्ति उस युद्ध में मरेगा हम उसके लिए स्वर्ग में एक सीट फिक्स रखेंगे, उसको यहीं भेजेंगे डायरेक्ट हम। समझ रहे? और अगर आप नहीं मरे तो हम आपको सीट देंगे यहाँ पर, यहाँ दारू पीजिए, अय्याशी करिए। समझ रहे? तो आप लड़ेंगे कि नहीं? कहा बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन बात फिक्स है ना, स्वर्ग में जाएंगे। बोला इतना चालाक आदमी था कौन? बाबर। और युद्ध जीत लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। जिहाद का मतलब इस युद्ध को राजनीतिक युद्ध से धार्मिक युद्ध बना दिया। क्या बोला? पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? युद्ध। और धर्म के लिए कोई भी आदमी पागल बन जाता है।
अभी आप कहिए कैसे लड़ना है, नहीं जाएंगे, क्योंकि उस मंदिर पर मुसलमानों ने अटैक कर दिया तो सब जाएंगे, समझ रहे हैं। तो उसने राजनीतिक युद्ध को किस युद्ध में बदल दिया? धार्मिक युद्ध में। तो जिहाद का नारा उसने किस युद्ध में दिया? तीसरा युद्ध जो बाबर ने लड़ा है वो कौन सा युद्ध है? चंदेरी। और यह युद्ध उसने कब लड़ा है? 1528 ईस्वी में। यह युद्ध कब लड़ा है? 1528 में। और यहाँ का शासक कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय इसी राणा सांगा का जो है सामंत था, उसी के अंडर में क्या करता था? शासन करता था। तो आप देखेंगे मेदिनी राय को उसने केवल इसलिए मारा क्योंकि मेदिनी राय ने किसकी सहायता करी थी? राणा सांगा की। और इसके बाद अंतिम युद्ध कौन सा युद्ध है? घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? घाघरा। और घाघरा के युद्ध में उसने किसको हराया? महमूद लोदी को। महमूद लोदी कहाँ का शासक था? अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि भारत का वह कौन सा युद्ध था, भारत का वह कौन सा युद्ध था जो एक साथ जल भाग पर भी लड़ा गया प्लस थल भाग पर भी लड़ा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। क्योंकि इस युद्ध में बाबर की कुछ सेनाएं थल भाग पर लड़ रही थी, ठीक है, महमूद लोदी की भी कुछ सेनाएं थल भाग पर लड़ रही थी, और महमूद लोदी और बाबर की कुछ सेनाएं जल में लड़ रही थी। तो पूछ ले पूरे मध्यकाल में वह कौन सा युद्ध था जो एक साथ जल भाग और थल भाग दोनों जगह लड़ा जा रहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा? घाघरा का युद्ध। समझ रहे? बाबर की मृत्यु कैसे हुई थी? इब्राहिम लोदी की एक माँ थी। इब्राहिम लोदी की क्या थी? एक माँ थी। तो इब्राहिम लोदी को जब बाबर मार दिया तो इसकी माँ लगी रोने। भाई किसी की भी अगर पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो माँ तो दुखी होगी। तो बाबर इसकी माँ के पास पहुंचा, बोला माँ क्यों रो रही हो? बोला भाई तुमको नहीं पता है, हमारे बेटों को मार के पूछ रहे क्यों रो रही हो? अरे पुत्र वियोग में रो रहे हैं, समझ रहे नहीं? तो उसने कहा आप रोइए मत माँ, एक बेटा आपका शहीद हो गया तो क्या हुआ, हम है ना, हम तुम्हारा पालन पोषण करेंगे। लेकिन क्या एक माँ अपने बेटे के हत्यारे को कभी माफ कर सकती है? कभी। चाहे आप उसको घी में रोज डुबोइए, काजू बादाम का रोज नाश्ता कराइए, लेकिन उसके अंदर तो जहर रहेगा ही। और एक दिन जो इसके अंदर जहर था वही जहर बाहर निकल गया, है ना, और इसके भोजन में जहर मिलाकर बाबर को इसने खिला दिया और बाबर मर गया। समझ रहे? तो कभी भी दुश्मन के परिवार के लोगों से दोस्ती नहीं किया जाता, अदरवाइज मौका पाने पर जहर उगल देंगे। समझ में आया? बाबर अपने मौत से नहीं मरा है, बाबर को विष देकर मारा गया। ओके। और अब बता दे, बाबर तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गया था। बात समझ रहे? और 11 वर्ष का लड़का आज क्या जानता है? कुछ नहीं। बिहार के एक लड़के से पूछा गया बताओ तुम आगे चलकर क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि ना पढ़े हैं ना लिखे हैं तो क्या बनेंगे, आगे चल के मेहरारू रखेंगे, है ना, 2-4 लड़का पैदा करेंगे। तो आज के लड़के मेहरारू रख रहे हैं, है ना, लड़का पे उस समय वह शासन कर रहा था। कितना अंतर है आज की पीढ़ियों में और उस समय के पीढ़ी में। अरे तुम ये भी कह सकते हो सर पढ़ने जाएंगे मेहरारू रखेंगे, क्या मतलब? बिहार का लाल है घनानंद। जैसे घनानंद का एक नाम और भी मिलता है धनानंद। तो आप घबराइए नहीं, चाहे जो है आपको किताब में मिल जाए घनानंद, है ना, और चाहे किताब में मिल जाए धनानंद, बात एक ही। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बताओ आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? चंद्रगुप्त मौर्य। और अगर ये पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन से, तो आंसर क्या हो जाएगा? चाणक्य। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या मिलता है? कौटिल्य। चाणक्य का तीसरा नाम क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। क्या नाम मिलता है? विष्णुगुप्त। अगर आप जो है एक सीरियल आता है उस सीरियल का नाम है चंद्रगुप्त। अगर आप चंद्रगुप्त सीरियल को देखेंगे तो उसमें चाणक्य को किस नाम से पुकारा गया है? विष्णुगुप्त। अब ये नहीं कि सीरियल में ही उसका नाम विष्णुगुप्त था, उसका सचमुच में जो सबसे पुराना नाम है बचपन का नाम वो क्या है? विष्णुगुप्त। बात समझ रहे?
और इसी विष्णुगुप्त ने जो है आचार्य चाणक्य को कहाँ शिक्षा दिया था? तक्षशिला में। कहाँ शिक्षा दिया था? तक्षशिला में। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से मगध की गद्दी को प्राप्त किया था? आचार्य चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का प्रधानमंत्री किसको बनाया था? चाणक्य। किसको बनाया था? चाणक्य। एक क्वेश्चन और चंद्रगुप्त मौर्य से पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था? ह्वेनसांग नहीं आया था। ह्वेनसांग तो आया था इसके समय, फाहियान भी नहीं आया था। मेगस्थनीज का नाम सुना है? कौन आया है? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? इंडिका। मेगस्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? इंडिका। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म का अनुयायी था। और इसकी मृत्यु कैसे हुई चंद्रगुप्त मौर्य की? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई है श्रवणबेलगोला में। कहाँ हुई है दोस्त? श्रवणबेलगोला में। और श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। और किस पद्धति से इसकी मृत्यु हुई है? उपवास पद्धति से। किस पद्धति से हुई है? उपवास। जैन धर्म में माना जाता है अगर आप उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, और भूखा रह कर के आप न पानी पीते न भोजन करते हैं, और भूखे रहकर ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको क्या मिलेगा? स्वर्ग। तो किसको स्वर्ग में जाने की लालसा नहीं रहती है? तो इस स्वर्ग जाने के लिए अपने शरीर को खूब तड़फाया, भूखा रहा, प्यासा रहा, और ऐसे इसकी क्या हो गई? मृत्यु। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस शासक ने सौराष्ट्र प्रांत में, किस शासक ने सौराष्ट्र प्रांत में जो है सुदर्शन झील बनवाया था? सुदर्शन झील बनवाया था। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। और सुदर्शन झील के निर्माण में किस व्यक्ति ने उसका साथ दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यगुप्त वैश्य। आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यगुप्त वैश्य। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। नोट करना, कुछ नोट कर लीजिए। हो गया? पेन चलाते रहिए जब नहीं, हम तो सोचे आपको मिलता होगा, अगर नहीं मिलता है तो कलम चलता रहे, निगाहें रहे इस पर। एक क्वेश्चन और देखिएगा दोस्त। ब्रिटिश संसद में क्या कह रहा है? ब्रिटिश संसद में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। कौन सा पहला भारतीय है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या बना है? संसद। तो बताइएगा, दादा भाई नौरोजी की, पीलू मोदी की, भीकाजी कामा, या फिर जमशेदजी टाटा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि बताइए कब बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892 ईस्वी में। कब बने थे? 1892 ईस्वी में। किस स्थान से बने थे? तो फिन्सबरी से। स्थान का क्या नाम है दोस्त? फिन्सबरी। कहाँ पड़ता है? लंदन में। कहाँ पड़ता है? लंदन। तो आप देखेंगे 1892 ईस्वी में फिन्सबरी से जो है ये क्या बने हैं? सांसद बने हैं, है ना। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि किस पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो लिबरल पार्टी। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। जैसे भारत में 75 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है ना, भाजपा, सपा, बसपा। इंग्लैंड में केवल 2 पार्टी है, एक लिबरल पार्टी, एक लेबर पार्टी है। तो आसानी है कि नहीं याद करने में, है ना। तो ये किस पार्टी से? लिबरल। लिबरल मतलब तो उदारवादी पार्टी। किस पार्टी से चुनाव लड़े थे? उदारवादी पार्टी से। और कब लड़े थे? 1892 ईस्वी में। और किस स्थान से लड़े थे? फिन्सबरी से। समझ में आया? तो अगर कभी भी आ जाए कि वह कौन सा भारतीय है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में सांसद चुना गया है, आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई। एक क्वेश्चन और पूछता है कि दादा भाई नौरोजी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है दोस्त? 1885। ठीक है, लेकिन पहली बार इनको चुना गया है 1886 में। कब चुना गया है? 1886 में। और ये अधिवेशन कहाँ का था? कलकत्ता का। कहाँ का अधिवेशन था? तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कब बने हैं? 1886। और कहाँ से बने हैं? कलकत्ता से। दूसरी बार इनको चुना गया है 1893 ईस्वी में, और जहाँ से उनको अध्यक्ष चुना गया है उस प्लेस का क्या नाम है? लाहौर। 93 ईस्वी में। तो दादा भाई नौरोजी दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष किस सन में हुए हैं? 1893। किस स्थान से हुए हैं? लाहौर। और तीसरी बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं 1906 ईस्वी में। कब चुने गए हैं? 1906। और अब की बार भी स्थान कौन सा है? कलकत्ता। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि भारत के, इनको कहा जाता है भारत के वयोवृद्ध नेता, है ना, तो भारत के वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल कितनी बार अध्यक्ष हुए हैं? 3। पहली बार कब हुए हैं? कहाँ हुए हैं? कलकत्ता। दूसरी बार कब? 1893। कहाँ से? लाहौर। तीसरी बार कब? 1906। कहाँ से? कलकत्ता। समझ में आया? अगर एक क्वेश्चन और पूछ ले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि पहली बार कांग्रेस के मंच थे, पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग किसने की? तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। और कब किया था? 1906 में। कब किया था? 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार क्या मांगा था? स्वराज। और इसके पहले लोग क्या मांगते थे? स्वशासन। क्या मांगते थे? स्वशासन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि स्वशासन और स्वराज में क्या अंतर होता है। समझ? स्वराज मतलब हमारा राज्य, भारतीयों का राज्य क्या होगा? स्वराज। और स्वशासन का मतलब होता है अंग्रेजों के अंडर में रहकर शासन करना। समझ? तो पहले लोग क्या मांग रहे थे कि ऊपर की गद्दी पर आप बैठेंगे, लेकिन नीचे की गद्दी पर कौन बैठेगा? भारतीय। लेकिन पहली बार किसने बोला कि ऊपर की गद्दी मेरी, नीचे की गद्दी मेरी, सारी गद्दी मेरी, क्योंकि देश मेरा? आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द किसने मांगा? दादा भाई नौरोजी। कब मांगा? 1906 में। किस अधिवेशन में? समझ में? अगर पूछ ले ये क्वेश्चन कि कौन सी धार्मिक पार्टी थी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है ना, उस पार्टी ने, या कौन सा धार्मिक नेता है जिसने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया है ना, तो उसका नाम है दयानंद सरस्वती। क्या नाम है उसका? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती के पार्टी का क्या नाम है दोस्त? आर्य समाज। क्या नाम है? आर्य समाज। तो अगर पूछ ले कि कौन सा धार्मिक नेता था जिसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, जिसने अंग्रेजों से स्वराज मांगा था, तो आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। और अगर ये पूछ ले कौन सा समाज था धार्मिक, तो आप क्या बताएंगे? आर्य समाज। समझ? दादा भाई दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? यही बोला था कि निकम्मी से निकम्मी देसी सरकार विदेशी सरकार से अच्छी होती है। समझ रहे नहीं? इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे देशवासियों, आप सब एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर अंग्रेजों को देश से बाहर कर दीजिए। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ये आंसर सही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो है 1940 ईस्वी में, कब? 1940 ईस्वी से लेकर आप देखेंगे 1945 ईस्वी तक जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या रहे हैं? अध्यक्ष। तो 40, 1, 42, 43, 44, 45 है ना, तो कितना? 6 साल हो गया। 40 को भी इसमें जोड़िए
तो आप 6 साल तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अगर ये पूछ लिया जाए, किसी किसी किताब में 46 भी लिखा है, किसी किसी किताब में 45 लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया है, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले आप ये जानिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1942। और 1942 में कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। ओके। अगर पूछ ले कि जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया, जिस समय क्रिप्स मिशन भारत आया, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स मिशन भी कब आया है? 1942। तो आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। अगर ये पूछ ले कि जिस समय अगस्त प्रस्ताव भारत आया, अगस्त प्रस्ताव भारत आया, उस समय भारत के जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भी क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। समझ में आया? तो अबुल कलाम आजाद। अच्छा, अबुल कलाम आजाद किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे कि मुस्लिम लीग पार्टी से थे? किस पार्टी से? तो आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस ना। समझ रहे हैं? यहाँ पूछ रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जिस पार्टी के अध्यक्ष होंगे उसी पार्टी से ना रहेंगे, तो कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्होंने हमेशा मुस्लिम लीग पार्टी का क्या किया है? बहिष्कार। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुना है? वो भारत के पक्ष में थे, बात समझ रहे? और किसके पक्के चेले थे? महात्मा गांधी। इसीलिए उनको कहा जाता है सीमांत गांधी। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि जितने भी भारतीय मुस्लिम क्रांतिकारी हुए हैं, सारे के सारे क्रांतिकारी पाकिस्तान के संपर्क में थे या मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य थे। बात समझ में आया? एक नाम सुना होगा, अशफाक उल्लाह खां। अगर आपसे पूछ ले कि पहला क्रांतिकारी कौन था जिसको देश के लिए फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? अशफाक उल्लाह खां। तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हुए हैं जिन्होंने अपनी इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का क्या दिया है? बलिदान। समझ गए? तो यहाँ पर अगर कभी भी पूछ ले कि अबुल कलाम आज़ाद, फंसाने के लिए क्वेश्चन आपको देगा, इसीलिए मैं पहले आपका कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि किस पार्टी के थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया? ये कई सारे एक्ट दिए गए हैं, आपको उस एक्ट पर टिक करना है जिस एक्ट के द्वारा भारत में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार क्या हो गया? समाप्त। क्या 1793 का चार्टर एक्ट था वो? क्या 1813 का चार्टर एक्ट था? यस, यही क्या है? सही है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त। अब आप देखिएगा, हाँ जी, लेकिन आप देखिएगा इसका साथ चीनी और चाय का व्यापार ये कर सकता था। किसका व्यापार कर सकता था? चीनी और चाय के। लेकिन 1833 में ये अधिकार भी क्या कर दिया गया? समाप्त। समझ गए? तो अगर कभी भी चाय और चीनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813। समझ रहे? और अगर पूछ ले कि संपूर्ण एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1833। कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कभी भी पूछे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1813। लेकिन दो चीज़ों के साथ वो व्यापार कर सकते थे, पहला क्या? चीनी, दूसरा क्या? चाय। और लेकिन आप देखेंगे 1833 में ये दोनों व्यापार भी क्या कर दिया गया? बंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1813 ईस्वी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? और सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था, बाज था,
2 तलवारें थी, या फिर क्या था, रुमाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, कमल और एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा, रानी विक्टोरिया, रानी अच्छा ये क्वेश्चन और बताइए कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, एलिजाबेथ। उस समय कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ प्रथम। अब बताइए जिस समय भारत को आज़ादी मिली 1947 में, उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी, भारत को 1947 में एलिजाबेथ द्वितीय, कौन थी, एलिजाबेथ। तो देखिए 3 रानी हैं, और तीनों रानी को अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय रानी कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम। 1857 के समय रानी कौन थी, विक्टोरिया। और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तब कौन थी, एलिजाबेथ सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय ब्रिटेन का जो है प्रधानमंत्री कौन था, पाम अस्टन। कौन था, पाम अस्टन। ठीक है, रानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री कौन है, पाम अस्टन। अच्छा ये भी तो पूछ सकता है कि जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत का जो है मुगल बादशाह कौन था, तो बहादुर शाह जफर। आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर इस समय भारत का क्या था, सम्राट था। और अगर ये पूछ ले कि बताइए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने जब विद्रोह किया था, तो बहादुर शाह विद्रोह को अंग्रेज कहाँ भेज दिए थे बंदी बनाकर, रंगून। कल बताया है, रंगून का एक नाम क्या मिलता है, बर्मा। तो इसकी मृत्यु कहाँ होती है, भारत में कि रंगून में, रंगून में। तो अगर पूछ ले कि किस मुगल बादशाह का मकबरा देश के बाहर रंगून में स्थित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। और किसका मकबरा देश के बाहर स्थित है, बाबर। और किसका, बाबर। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, काबुल। कहाँ स्थित है, काबुल। और किस मुगल बादशाह का मकबरा देश के बाहर स्थित है प्रेजेंट टाइम में, जहांगीर। किसका, जहांगीर। जहांगीर का मकबरा जो है आप देखेंगे तो लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है, लाहौर में। और लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। तो आप देखेंगे कि 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट बादशाहों का मकबरा देश के बाहर है। पहला, इस वंश का जो संस्थापक है उसका क्या नाम है, बाबर। इसका मकबरा कहाँ है, काबुल। दूसरा, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर। तीसरा, मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ है, रंगून। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।